तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। और हम बात कर रहे थे कि ठीक है पाकिस्तान की सर। जो इकोनॉमी है, और उसमें 47 में 30 मिलियन लोग थे। और उसमें जो पर कैपिटल इनकम था $100 था। अच्छा, उस मुझे मुझे लास्ट में किसने बताया था कि उस वक्त तो महंगाई भी कम होगी, इन्फ्लेशन भी कम होगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और बहुत ज्यादा, और इंडस्ट्री जो है वो उस वक्त ना होने के बराबर थी। ठीक है, ये भी हमारी बात हुई थी। एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 50%। हमारी जो 50% इकोनॉमी थी वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस कर रही थी। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे तक जो है वो 50% जो है वो अपनी जो इकोनॉमी की जो उसका जो बर्डन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे रहा है। और विद हार्डली एनी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, जो उस वक्त पाकिस्तान जब बना था, तो जो उस वक्त इंडस्ट्री थी इंडिया पाकिस्तान में, वो ज्यादातर जो एरिया में चली गई थी या शिफ्ट हो गई थी, इंडिया में चली गई थी। तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ की जो डिपेंड करती है, मजबूती जो डिपेंड करती है, वो उसकी इंडस्ट्री के ऊपर करती है। तो पाकिस्तान जब बना था उस वक्त उसकी इंडस्ट्री ना होने के बराबर थी। ठीक है, therefore it was unable to feed 30 million people and was dependent on import from the USA। तो उस वक्त फिर 30 मिलियन, जो तकरीबन 3 करोड़ जो लोग हैं, उनको फीड करना, उनको पालना या उनको उनको सहूलतें देना आसान नहीं थे। या तो और वो फिर उसमें डिपेंड किया कि ये इंपोर्ट किया जाए यूएसए से। अच्छा, फ्रॉम देयर ऑन पाकिस्तान हैज कम अ लॉन्ग वे टुडे विद 170 मिलियन पीपल। 170 मिलियन लोग हैं। और कैपिटल इनकम इज 2008 वाज। अच्छा, 2008 का ये डेटा है। जो करंट डेटा है आप उसको उस हिसाब से भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास जो इस वक्त जो डेटा है वो 2008 का शो कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको अपडेट कर लेंगे। कह रहा 2008 में जो पर कैपिटल इनकम है वो थी 1000। और 170 मिलियन हमारी हमारा जो था वो था, क्या कहते हैं इसको, 170 तकरीबन मेरे ख्याल में 17 करोड़ होता है, तकरीबन 17 करोड़ की आबादी शो कर रहा है 2008 में। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो आबादी है वो मेरे ख्याल में 20-22 करोड़ हो चुकी है। तकरीबन 200 मिलियन कहेंगे उसको। और पर कैपिटल इनकम इस वक्त कम है पाकिस्तान की। इस वक्त जो जीडीपी है वो तो माइनस में हो गई थी, अभी शायद 1.1 से ऊपर गई हो। तो जीडीपी का जो सूरत थी 1920 ये 2019 में, देखिए 2017 में आपकी जो जीडीपी थी वो 5.8 5.6 पे चली गई थी, यानी अराउंड 6 थी जो ग्रोथ थी। मगर फिर वो गवर्नमेंट की चेंज होने के बाद फिर नई गवर्नमेंट के साथ मामला तो उनके साथ नहीं हुए, तो आपकी ग्रोथ रेट जो है वो कम होता होता माइनस में चला गया था, अभी शायद 1 पे हुआ है। तो ये चीजें देख लीजिएगा। इसको जो लेटेस्ट जो डेटा है वो उस पर भी हम बाद में बात करते हैं। वो मेरे पास डेटा है लेटेस्ट, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको भी पाकिस्तान का ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेटेस्ट डेटा भी मेरे पास है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। ये पाकिस्तान की ग्रोथ का एक मैप दिया हुआ है स्टार्टिंग से, कि किस तरह से ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है कि सूरत सही नहीं है। फिर ये येलो लाइन है ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर ये नीचे ऊपर, इस तरह से पाकिस्तान की ग्रोथ रही है। तो इस तरह से मैप से पता चलता है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कभी कम है कभी ज्यादा है। ये 1951 से 2009 के डेटा है। तो देखें, कभी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी नॉर्मल है, कभी बहुत कम हो रही है। तो इस तरह पाकिस्तान में एक जैसी जीडीपी नहीं रही है, ग्रोथ इस तरह से एक जैसी नहीं रही है। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, इन मामलों को भी। अच्छा, एग्रीकल्चर जो है इसको हम थोड़ा सा अब पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि पाकिस्तान इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा कंट्री है राइस एक्सपोर्ट करने का। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन चावल पैदा होता है। पाकिस्तान में जो ये एरिया है, अच्छा वैसे तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो एरियाज हैं वहां पे ये क्रॉप होती है राइस की। मगर आप मुझे बता सकते हैं कि बेहतरीन चावल कहाँ पैदा होता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, माइक ऑफ करें।
मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में का चावल तो बहुत जगह पैदा होता है, बहुत सारा, ये आपको सिंध भी है, पंजाब भी है, केपीके भी है, कहीं बलूचिस्तान में भी होता होगा, और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बहुत सारा पैदा होता है। तो मुझे बता सकते हैं कि बेहतरीन चावल कहाँ पैदा होता है? कोई आपको आइडिया है कौन सा एरिया है? सर कसूर, हाँ, कसूर में सर। कसूर में। और सरगोदा। ठीक है। अच्छा, पंजाब के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे सियालकोट। सियालकोट, ठीक है। और देखें, आपके पास जो चावल है सियालकोट सर। सियालकोट का, ठीक है जी। सियालकोट किसने कहा है? हेलो, सियालकोट का चावल किसने कहा है? नेहा ने? सर मैंने। जी सर। आपको कैसे पता है ये बात? सर क्योंकि पंजाब में ज्यादातर, पंजाब के एरियाज में ज्यादातर सर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जैसे सियालकोट है, सरगोदा है। सरगोदा सियालकोट बहुत दूर दूर है, ये पता है आपको? सरगोदा कहीं और तरफ है, सियालकोट कहीं और तरफ है। सरगोदा और सियालकोट का जो, ठीक है, सरगोदा में देखें, जो मेन जो, वैसे तो राइस बहुत जगह हो रहा है, मगर आपका जो मेन जो है ना, जो जो मैं समझता हूँ, मैंने देखा है, वो आपका सियालकोट और गुजरांवाला है। यहाँ का जो चावल है वो दुनिया का बेहतरीन चावल है, जो वहाँ पे वो क्रॉप किया जाता है और वहाँ पे ग्रो किया जाता है, और वो चावल स्पोर्ट क्वालिटी, और आमतौर पे हमारे शहरों में वो मिलता नहीं, ठीक है। और बहुत ही आला किस्म का चावल है, और ये थर्ड लार्जेस्ट इसी वजह से है कि वो चावल जो है उसकी डिमांड है पूरी दुनिया में, ठीक है। बाकी भी है, मैं ये नहीं कहूँ, बाकी एरिया में भी है, मगर जो मैंने वहाँ का, मेरे पर्सनली मेरा, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। और उसका पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द 5 मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री। अच्छा, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री पाकिस्तान भी है 5 मेजर में। इसकी रीजंस क्या हो सकती है, ये भी मुझे आपने बताई थी। जी सर मैंने सर बताई कॉटन थी। की वजह से, कॉटन की वजह से अच्छा, कॉटन, कॉटन प्रोड्यूस होता कॉटन है। का क्या रिलेशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से? सर रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, अच्छा, ठीक है। अगर यॉन आप, प्रोड्यूस कर ठीक है, अच्छा, ये आप आज होता इसमें है। जो है, अच्छा, आपको पता है कि तकरीबन 15 से 20 साल पहले आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मैं उस पर बाद में बात करता हूँ, रॉ मटेरियल पे, वो ज्यादातर कराची में थी। और कराची तो आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। उसके बाद जो सिटी था वो लाहौर था, फिर मेरे ख्याल में हैदराबाद था। ये मैं कोई 15-20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मुझे कुछ गलती ना हो रही हो तो। फिर जब कराची के हालात वगैरह खराब हुए हैं, या कुछ और उसकी रीजन भी हो सकती हैं पॉलिटिकली, और फिर आपने मुझे कहा कि ये जो आपका जो कॉटन है, ठीक है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। तो उसकी वजह और हालात, और ये आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो मूव हुई थी एक सिटी की तरफ, कहाँ पे, उसका नाम बता सकते हैं? एक सिटी की तरफ मूव हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पिछले 15-20 साल से उस सिटी की तरफ मूव हो रही है। क्या नाम है उसका? फैसलाबाद सर, फैसलाबाद। फैसलाबाद। फैसलाबाद जो था वो पाकिस्तान का 7th नंबर पे सिटी था, और जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले था, अब वो पाकिस्तान का 3rd नंबर पे आ रहा है। और वो सारी इंडस्ट्री जो है वो फैसलाबाद मूव हुई। और वो जो मेन जो आपका कॉटन है, आपने मुझे बताया कि वो इसका रॉ मटेरियल है। कॉटन बेसिकली फसलों में उगाया जाता है, आसान लफ्जों में उगता है ये, इसकी फसलें हैं पंजाब में। तो वो कॉटन जो है वहां से वो स्टक करके वो उन फैक्ट्रीज में जाता है, और फैक्ट्री से उसका यान बनता है, यान के बाद उसका कपड़ा बनता है, और फिर कपड़े से उसकी टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स है वो बनती है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब किसी कंट्री के किसी एरिया में कोई रेवोल्यूशन आता है कोई प्रोडक्ट के हिसाब से, या तो इंडस्ट्री के थ्रू, या आ, उसकी क्रॉप्स जो है एग्रीकल्चर के थ्रू, तो वहाँ जो शहर है वो शहर भी क्या होता है, उसमें खुशहाली आती है। तो फैसलाबाद में जब इंडस्ट्री लगी तो ज़ाहिर है कि फैसलाबाद ने ग्रो किया, और फैसलाबाद पहले 7वें नंबर पे था, अब वो पाकिस्तान का 3रे नंबर पे शहर है, और बड़ा रिच शहर है। मैंने पर्सनली तौर पे फैसलाबाद को देखा नहीं है उस तरह से, अभी मैं गया नहीं उस तरह से मैं विजिट करूं। मैं आमतौर पे पाकिस्तान की तरफ हर सिटी में गया हूं, मगर मैंने जो सुना है कि वहां पे काफी बेहतरी आई।
अच्छा, अब ये जो आपका जो जो आपके जो गुजरांवाला सियालकोट है, मैंने बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। और जब वहां पे कोई चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे वहां पे तो इंडस्ट्री की बहुत सारी और प्रोडक्ट भी है, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। जैसे वहां पे स्पोर्ट्स गुड्स भी पैदा हो रही है सियालकोट में, और आपका क्रॉस भी है, फिर उसमें सर्जिकल गुड्स भी है। तो मैंने वहां जो पर्सनली तौर पे देखा है कि वहां पे माशाल्लाह जो लोगों का जो मेरे जिंदगी है जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इवन कि मैं कई दफा सोचता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे किसी को ज़कात देना चाहे तो वो किसको देगा, वहां को गरीबी मुझे नजर नहीं आता। तो इस तरह से वो हालात हो जाते हैं उस सिटी के, उस एरिया के, जहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, ये जरा ख्याल रखिएगा, उस एरिया पे इफेक्ट पड़ता है, और उस एरिया पे इफेक्ट करने के बाद आपका उस कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, और पूरे लोगों पे उसका असर आता है। और इसी तरह से अगर किसी कंट्री के एरिया को मफलूज किया जाता है या नेगेटिव इफेक्ट आता है तो पूरे मुल्क पे आता है। पाकिस्तान आल्सो प्रोड्यूसेस थर्ड लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। अच्छा, पाकिस्तान में जो दूध जो है वो जो है आमतौर पे आपने सुना होगा कि आई थिंक सबसे जो हाई नंबर पे आ रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें जो है ना लाइफ स्टॉक्स की जो वो बहुत बड़ी उसकी लाइफ स्टॉक उसकी एक मार्केट है ऑस्ट्रेलिया की। और वही इस तरह की जो डेयरी प्रोडक्ट, इसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ना। और डेयरी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो थर्ड है जी, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो एक कंट्री है। अच्छा, मैं गया था, मैं कल मेरा जाना हुआ सुपर हाईवे पे। तो मेरा मेरी अपनी भी कुछ रिसर्च का काम था, तो हम जो यूनिवर्सिटी के कुछ 4-5 दोस्त थे, तो हम मिलके एक जगह पे एक दोस्त के पास गए थे, उसने एक होटल बनाया है हाईवे पे। तो हाईवे पे जब मैं गया तो उसने उस पे हमें चाय पिलाई। तो वो चाय वो बिल्कुल डिफरेंट जायका था उसका, मतलब वो जायका ही नहीं था जो होना चाहिए। तो मैंने पूछा, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ पे अपने बाड़े हैं, हम बिल्कुल खालिस दूध लेके आते हैं, और वो शहर में नहीं मिलता वो दूध, और उसी की ये चाय यहाँ बनती है। और वाकई जो है वो बड़ा डिफरेंट था। तो पाकिस्तान में जो मिल्क जो प्रोड्यूस हो रहा है या डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी एक सवालिया निशान तो होता है। मगर वो ना हो फिर भी हमारे पास लार्जेस्ट है, तो ना करें। उसमें पता नहीं केमिकल भी मिलाया जा रहा है, उसमें जो है ना पानी भी मिलाया जा रहा है, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाई जा रही हैं, उसके बावजूद हम लार्जेस्ट थर्ड कंट्री हैं जी। तो मैं तो यही मेरा मैसेज है कि ये चीजें ना मिलाएं, क्योंकि उससे इंसान की सेहत ही खराब होती है। तो एक्सपोर्ट के हवाले से, ठीक है, हमने पढ़ा कि राइस और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो, और आपकी फिर आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पे हम एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है। इतना है कि हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम मजीद अगर इसमें बेहतरी लाएं तो मजीद हम लोगों को दे सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, पाकिस्तान यूएसए का एक कंपैरिजन दिया हुआ है, मैं 1 मिनट की बात करके आगे चलता हूँ, और क्योंकि इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, शायद बात हम कर भी चुके हो। सो इफ वी मेजर इन द रिलेशन टू वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर हैज कम डाउन 50 to 20%, ये सारी बातें हैं, ये पढ़ लीजिएगा, ये ऐसी लिखी है, मैंने पहले बात की थी। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग मीन? मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना चीज। सर किसी चीज को जीरो से लेकर जो है ना यूजफुल होने तक उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी आप रॉ मटेरियल लें, जैसे मुझे आपने बताया कि कॉटन से जो है हम यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं ना। तो यस सर। जो भी रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो यस मैन्युफैक्चरिंग सर। कहाँ होती है? वो घर में होती है, स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, कहाँ होती है? इंडस्ट्रीज में होती है सर। वो फैक्ट्रीज में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है। तो डिफरेंट तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट पे काम कर रही होती हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में क्या फर्क है? सर बहुत सारी एक फैक्ट्रियां जो फैक्ट्री एक गुड्स इंडस्ट्री बन इंडस्ट्री जाती है। में बनती हैं, जो फैक्ट्री गुड्स सर होती है वो इंडस्ट्री में बनती हैं। सर एक एरिया में बहुत सारी मशीनरी फैक्ट्री। वगैरह सर। अच्छा जी, बोले। एक सर एरिया में एक एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां होना उसको इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। इसी तरह एक एरिया के अंदर सिर्फ एक ही फैक्ट्री होगी तो उससे सिर्फ एक फैक्ट्री कहा जाएगा। तो ये फर्क होता है फैक्ट्री और इंडस्ट्री में।
ठीक है, मुदस्सिर बशीर थे। जी सर। हाँ, सही कहा आपने। जी जैसे कॉटन की फैक्ट्री ना सर, कॉटन की सारी फैक्ट्री एक साथ हो तो इंडस्ट्री बन जाती हम्म, compound of factory is called industry. हाँ ठीक है। अच्छा देखें, ये जो बात हो रही है, ये आपने जो बात की है और मुबश्शिर ने भी कही है, बाकी आप भी कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक सीमेंट की फैक्ट्री बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, एक है, फिर एक दूसरी भी है, एक तीसरी भी है, एक चौथी भी, बहुत सारी पाकिस्तान में जितनी भी, पाकिस्तान में सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी ना, या एक ही होगी? बहुत सारी होंगी ना। उन यस सर, सबको, बहुत सारी। अगर उन सब की बात करेंगे ना तो उसको इंडस्ट्री कहेंगे। एक की बात करेंगे तो फैक्ट्री होगी। बात समझ में आ रही है? किसी एक की बात होगी तो वो फैक्ट्री होगी, जब सबकी बात होगी तो इंडस्ट्री होगी। सही है जी। अच्छा, इसी तरह से आपकी पेंट है, पेंट की बहुत सारी, पेंट बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, उनको हम कहेंगे पेंट इंडस्ट्री। इस तरह बहुत सारी एक ही जैसी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाली जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं या आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाउ अकाउंट फॉर 25% ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, मैं हमेशा एक बात पे जोर दूंगा और उस पर आप सोचिए कभी कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, उसका जो मेन हाथ होता है उसकी इंडस्ट्री का होता है। अच्छा, इस पे मैं आपसे बाद में बहस भी करूंगा, बहुत सारी आप डिबेट भी करूंगा। आपने मुझे बहुत सारी एग्जांपल देनी है कि किसी, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि जिनकी, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनकी इंडस्ट्री वीक है मगर वो इकोनॉमिकली वीक है, उसके पीछे रीजंस क्या है? ठीक है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर समझ में? सवाल रिपीट करें प्लीज। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की जो सूरत होती है, अच्छी या बुरी, उसकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। अगर किसी कंट्री की इंडस्ट्री स्ट्रांग है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, और किसी भी कंट्री की इंडस्ट्री वीक है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली वीक है। क्लियर हो गई बात? मगर आपने मुझसे यस बहस ये आप है। यस सर। मगर आपने मुझसे आर्ग्यू करना है, आपने मुझसे बहस करनी है कि सर बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं जहां पे इंडस्ट्री तो वीक है मगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसकी रीजंस क्या है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। जी तो सर। आपने इस तरह की चीजों पे आर्ग्यू करना है। इसको हम इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं कि क्या रीजन हो सकती है कि अगर हमने कहा कि हमें अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, बेहतर करना है, ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, मगर कुछ कंट्री ऐसे भी हैं सर कि वहां पे इंडस्ट्री कम है, अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है फिर भी। तो इसकी रीजन क्या हो सकती है? क्या कहते हैं? चलिए छोड़े, चाइना की एग्जांपल लें, चाइना, जापान की। अच्छा, जापान की इकोनॉमी, अच्छा जापान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है? यस सर। अच्छा, उसकी क्या रीजन है? सर क्योंकि वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज पे बेस करता है तकरीबन, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं है पर मशीनरी वगैरह बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, अच्छा तकरीबन अच्छा वहाँ की अच्छा, इंडस्ट्रीज होती चाइना हैं। चाइना की इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसकी क्या है? चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट? चाइना की इकोनॉमी सर स्ट्रॉन्ग? नॉर्मल है। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी नॉर्मल है, सर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। चाइना इस वक्त स्ट्रॉन्ग सर strong। आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिकली तौर पे कंट्री बनने जा रहा है, तो उसकी रीजन क्या है? सर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। ओके, तो देखिए, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये कंट्री जो है, ये इनकी जो इंडस्ट्री, देखिए ना, चाइना में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बन रही? अगर आपको कहता है जी सर चाइना में तो इंडस्ट्री नहीं है, तो चाइना में मुझे ये बता दो, चाइना क्या चीज नहीं बना रहा? कोई ऐसी चीज है जो चाइना नहीं बना रहा? आप दुनिया जहां की चीजें देख लें, चाइना हर चीज बना रहा है, और वो चीजें पूरी दुनिया में जा रही हैं। उसकी लो क्वालिटी भी है, उसकी अच्छी क्वालिटी की भी दे रहा है। अच्छा, वो सस्ती चीजें भी बेचता है, महंगी भी बेच रहा है। जो आपको सस्ती चाहिए तो सस्ती भी देगा, महंगी है तो महंगी भी देगा, अच्छा अच्छा अच्छी क्वालिटी भी देगा।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो अरब है, आपका चले आप लेने दुबई में इंडस्ट्री है? नो सर। सर इंडस्ट्री नहीं। कुवैत में इंडस्ट्री है? सर ऑयल कुवैत में नहीं इंडस्ट्री है? मैं टूरिज्म नो सर। अच्छा, आपके सऊदी सर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्री नहीं है? अभी वो सोच रहे हैं, अभी वो सोचना शुरू किया उन्होंने। तो भाई वहां पे क्या फिर उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग क्यों है? सर टूरिज्म इंडस्ट्री से। ट्रैवलिंग की वजह से सर, टूरिज्म की वजह से। ऑयल ऑयल की वजह ऑयल की से वजह से, ऑयल की वजह से। ठीक है, तो देखिए आप, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ पे। नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे आपने खुद ही मुझे बता दी। और कि अगर आपकी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो फिर वहां से आपको वहां से कंपनसेट होगा, जैसे आपके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। आपकी जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वहां से वो अपने उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, ऑयल है, तो वो वहां से उस मामले को सेट करते हैं। अच्छा, दुबई जो है इस पे थोड़ी सी 2 मिनट की बात करते हैं। दुबई कैसा है? छोटा सा एक कंट्री है, मगर दुबई इकोनॉमिकल तौर पे स्ट्रॉन्ग है ना। बिल्कुल। अच्छा, उसमें टूरिज्म भी है और उसमें ऑयल भी होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, प्लीज ये अगर कोई बात नहीं करे तो माइक ऑफ कर दिया करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या दुबई अगर इसी तरह चलता रहेगा तो आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा या डाउन हो सकता है? आप दुबई के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं इकोनॉमिकली तौर पे? सर हाँ, सर डाउन हो सकता है सर, क्योंकि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पे ही गुजारा नहीं हो सकता, हमें इंडस्ट्रीज वगैरह भी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे कोई ऐसा शख्स यहाँ क्लास में कोई ऐसा बता सकता है कि दुबई पिछले 2-3 सालों से डाउन हुआ है या ऊपर गया है? सर डाउन हुआ है अच्छा, डाउन हुआ। अच्छा, मैं आपको दुबई पे बात करता हूँ, फिर मैं आपको। सर, जितने भी बाहर के मुल्कों के काम कर डाले थे। अच्छा अच्छा, दुबई क्या है, दुबई ने ये किया कि दुबई ने पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, उसको दावत दी। सुनिए, अब प्लीज सुनने मेरी बात, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, फिर आप इसमें बोलिएगा। उसने कहा कि आप अपने डिस्प्ले जो है ना यहाँ रखें, यहाँ आके सामान बेचें। बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहां पे अपने आउटलेट्स बनाए, ठीक है, कि हर कंपनी को दुनिया की, जहां के पाकिस्तान की हो, इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, यूरोप, कोई भी हो, उसने वहां पे सबको कहा जी वेलकम, आओ हमारे कंट्री में आके अपने आउटलेट्स बनाओ, ठीक है। जैसे हम शॉप्स ओपन करो, फॉर एग्जांपल आउटलेट्स बनाओ। अच्छा, उसके बाद लोगों को कहा कि आप दुबई में शॉपिंग के लिए आओ, घूमने फिरने के लिए आओ, मजे करो, एंजॉय करो, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, ये है वो है। अच्छा, उन्होंने उसके लिए जो मुस्लिम्स थे उनके लिए मस्जिद भी बनाई, जो मैं प्लीज खुल के बात करूंगा। और उन्होंने जो जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए उन्होंने वाइन शॉप भी बनाई। एक बात कर रहा हूँ, हर तरह का उन्होंने माहौल दे दिया। उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया को कहा वेलकम सर, आए और आप आके शॉपिंग करें। और जो इंडस्ट्री के लोग थे, मैन्युफैक्चरिंग, उनको भी कहा। मगर लोग, कंपनियां आई और उन्होंने वहां पे शॉप्स ओपन की, अपने आउटलेट ओपन किए, मार्केटिंग की, और दुनिया के लोगों ने आके वहां से परचेजिंग शुरू की। मगर उसने अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो प्रोडक्ट हम यहाँ दुबई में बेच रहे हैं, जो कहीं और से बनाई जा रही है, क्यों ना हम अपने कंट्री में बनाएं। अब वो मार्केट जब उसने शुरू की थी, वो आस्ता आस्ता मार्केटें और जगह पे शिफ्ट होने लग गई। अच्छा, अब एक मार्केट बनने जा रही है पूरी दुनिया की, एक बहुत बड़ी। उस मार्केट का मैं नाम लूंगा गवादर। अगर आप मैप में देखेंगे तो दुबई जो है वो अंदर करके गली में है और ग्वादर बिल्कुल मेन रोड पे है। आप मैप पे देखिएगा। अच्छा, आप किसी भी जगह पे जाते हैं, कहीं किसी मार्केट में जाते हैं, तो मेन फ्रंट पे जो दुकान है वो ज्यादा चल रही होती है, जो अंदर गलियों वाली होती है वो कम चल रही होती है। ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो दुबई और ग्वादर जो करीब करीब है, ग्वादर बिल्कुल मेन रोड पे है और दुबई अंदर गली में जाके है, आगे जाके है। तो देखिए इसमें ये हो रहा है वैसे मैं सी पैक पे तो मैंने बाद में बात करनी है कि
आपके पास नॉर्दर्न एरिया से जो चाइना से रोड स्टार्ट हो रहा है, जो आपने मोटरवेज वाला जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके ग्वादर पोर्ट तक आ रहे हैं, और वहां पे उस रोड के जो तकरीबन डिफरेंट एरियाज में पाकिस्तान के 26 इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं जहां पे इंडस्ट्रीज लगेंगी, और डिफरेंट दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां के फैक्ट्रियां लगाएंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी, और पाकिस्तान में वो चीजें पैदा होंगी और यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। तो देखिए, किसी कंट्री को भी अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। दुबई ने ये गलती की, और अब दुबई पता क्या कर रहा है, अब दुबई ये काम करने लग गया सर। उसने इंडस्ट्री को मजबूत करने का सोचा है। अच्छा, कतर जो है, कतर भी ये काम कर रहा है। कतर की इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसने भी ये काम शुरू से किया था, इंडस्ट्री को मजबूत किया था, और खास तौर पे एजुकेशन इंडस्ट्री को वो बहुत मजबूत कर रहा है कतर। तो मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करता हूँ अभी। सर हाँ, सर कतर में एम्प्लॉयमेंट रेट सर वो ज्यादा क्यों? देखो, इस पे मैं अभी बहुत बात कर चुका हूँ, थोड़ी सी मैं बात करके खत्म करता हूँ, फिर इस पे तो हम दोबारा आएंगे इन चीजों के ऊपर। देखें, कतर वो वो एक वो है वाहिद, वो एक अरब कंट्री में इस वक्त एक कंट्री में अरब एरिया में कंट्री है जिसकी जो भी इस वक्त प्रॉब्लम हुई है अरब कंट्री में, मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स हुई है, जो इकोनॉमी डाउन हुई है, कतर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कतर बूस्ट कर रहा है। उस पर वो क्यों बूस्ट कर रहा है, मैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो जो लोग अपनी एजुकेशन को और अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करते हैं वो आगे बूस्ट करते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, 10 मिनट के बाद जो है ये आपका सेशन एंड होगा। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो आप इस पे सर्च कीजिएगा कि किस कंट्री की इकोनॉमी अगर बूस्ट की है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। हम उसको बहुत सारे कंट्री को भी सर्च करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। सो इफ वी लुक वेयर वी वर एंड वेयर वी आर, आई थिंक द justification of Pakistan in terms of betterment of economic condition of Muslim in this part is very strong, but we have not lived up to our potential. We can do much better. अच्छा, इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। अच्छा, वी आर लैगिंग बिहाइंड। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक बात की जा रही है पास्ट की कि इन इन 1969 पाकिस्तान एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वर हायर देन द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड। देखें, ये हमने बात की है 69 की, और 60s में पाकिस्तान एशियन टाइगर था, जापान के बाद सेकंड नंबर पे भी आता था, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो ये जितने भी कंट्री हैं, इंडोनेशिया है और मलेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इनके हमारी एक्सपोर्ट इसके बराबर थी। अभी आप देखें कि इस वक्त मलेशिया कहां जा चुका है। मलेशिया का जो महातिर मोहम्मद था पाकिस्तान में, आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, तो उन्होंने हमसे सीखा और हम डाउन हो गए, वो आगे चले गए। तो हमने गलतियां क्या की हैं। 1960s में कोरिया इमिलेटेड पाकिस्तान इन द 5 ईयर। 1960s में कोरिया ने हमारा 5 ईयर प्लान लिया था कि अपना प्लान दो ताकि मैं इंप्लीमेंट करूं, बेहतर करूं। But the tragedy is that even a country such as Vietnam, which was completely devastated by the war, has not overtaken Pakistan. देखिए, जो ये जो था आपका वियतनाम था, इस जो जंग हुई थी 60s में, अमेरिका ने अटैक किया था, तो वो पाकिस्तान से भी आगे जा रहा है। छोटा सा, इंतहाई छोटा सा एक एरिया है, छोटा सा एक कंट्री है। 10 year ago, India, which was way behind Pakistan till 96. पाकिस्तान, इंडिया जो था पाकिस्तान से हमेशा से पीछे रहा है, मगर इंडिया भी अब आगे चला गया है, बांग्लादेश आगे चला गया है। तो ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बहस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को ठीक करना है, ठीक है।
As an economist, the biggest challenge is how can we organize ourselves to improve our country. क्या पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी है? देखो, पाकिस्तान के पास पहाड़ भी हैं, पाकिस्तान के पास दरिया भी हैं, पाकिस्तान के पास प्लेन एरियाज भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, पाकिस्तान के पास समुद्र भी है। तो अगर ये चार चीजें पाकिस्तान के पास हैं तो फिर क्या मसला है? वो ज़ाहिर है, वो मसले तो आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल इश्यूज है और एक लीडरशिप की कमी है और बहुत सारे मसाइल हैं। मगर हमने बहुत सारे जो मामलात हैं, हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि शुरू में जो 10-15 साल हमारे थे, 20 साल जो थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे गए थे, स्ट्रॉन्ग गए थे और 25 साल तक, और उसके बाद हमारे मामला डाउन होने लग गए। तो ये भी हमने अपनी गलतियों से सीखना है। गलतियां इंसान करता है और उसको बेहतर हमने करना है ताकि हम मामला को और अच्छा कर सकें। अच्छा, चैलेंजेस पाकिस्तान को क्या है? वी इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस। हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और सेव यानी बचत कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट अर्न्स। गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा खर्चा करती है और रेवेन्यू जितना कमाती नहीं उतना से ज्यादा खर्च कर देती है। अच्छा, 5 मिनट के बाद जो है आपकी ये क्लास एंड होगी तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा इसमें, ठीक है? उसके बाद ओवर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज श्रिंकिंग। हमारा जो शेयर है, वो ट्रेड है, पूरी दुनिया में जो हमारा ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, वो कम हो रहा है, सुकड़ रहा है। श्रिंकिंग मीन सुकड़ रहा है। वी फेस एनर्जी एंड वाटर शॉर्टेज। हमारे पास एनर्जी, आपको पता ही कुछ अरसे से लोड शेडिंग है, पानी का मसला है, उस पर भी हमने डैम फैम नहीं बनाए हैं, वो बहुत सारे मामला नहीं ठीक किए हैं। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन वीकनेस। आप देखें ना, गवर्नेंस आपके पास पाकिस्तान में नहीं है। आप देखें, आज मैं वो आप दूध लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी 120 का नहीं 130 का है। आप कोई चीज खरीदते हैं, अब टमाटर है 20 रुपए का, कई दफा 300 रुपए का बिक रहा है, अब चिकन है 450 रुपए की बिक रही है। तो आपके पास गुड गवर्नेंस नहीं है। ऊपर से जो गवर्नमेंट है उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। गुड गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि चले आपकी इकोनॉमी वीक है, वट एवर जो भी मसला है, आपकी कंट्री में मेरिट होता है, गुड गवर्नेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो भी नहीं नजर आ रही। तो ये इससे होता है कि फिर चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती है, चीजें वीक हो जाती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का तो आपको पता ही है, हम उस पर बात नहीं करते फिलहाल, तो वो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और मामला खराब है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैलेंजेस के ऊपर बाद में हम डिटेल से बात करते हैं। और चैलेंजेस क्या है कि अब जैसे उसने कहा है कि वी कंज्यूम मोर एंड सेव लेस, तो इस पे हर एक पे थोड़ी थोड़ी बात हमने की हुई है। आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ऑफ आवर नेशनल इनकम वी कंज्यूम 85 रुपीज एंड सेव 15, ठीक है। हम 100 रुपया अगर कमाते हैं तो 15 रुपए बचाते हैं और 85 खर्च कर रहे हैं। Pakistan saving rate is 6%. We need at least 24-25% investment rate to grow. हमें जो इन्वेस्टमेंट रेट है, जो इन्वेस्ट होता है, सेविंग होता है, वो हमारा 6% है, वो हमें 24 से 25 लेके जाना चाहिए। इफ वी वांट टू रिलाई ऑन डोमेस्टिक सेविंग, योर सेविंग रेट शुड बी। अच्छा, डोमेस्टिक का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअली बेसिस पे जो हम और आप हैं वो भी सेविंग में पार्ट अदा कर सकते हैं। India has 34% saving rates while China saving rate is 50%. चाइना के जो लोग हैं वो अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 50 की बचत करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर रेट कम है सेविंग का तो उसकी रीजन ये भी हो सकती है ना कि मैंने जितने पैसे कमाए हैं उससे ज्यादा तो मेरी जरूरतें हैं। अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मैं सेविंग कर सकता हूँ ना, तो फिर हमें पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगी तो फिर आप सेविंग कर सकते हैं ना। आप सेविंग उस वक्त करेंगे जब पैसे आपको आप ज्यादा कमाएंगे ना। पैसे कम कमाएंगे, वो आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, तो आप क्या सेविंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं जी। क्लियर है जी ये बातें स्टूडेंट? हेलो सर। यस सर। अच्छा, वी इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। हमारी जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है। अच्छा, उससे क्या होता है, उसको हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अच्छा, ये दोनों इक्वल भी हो जाए तो फिर भी नुकसान नहीं है, मगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए, हमें सामान ज्यादा बेचना चाहिए। टिल 2007-8 80% our import were
financed by our export earning. ठीक है, the ratio has come down to only 50%. It may go up to 60%, but a gap of 40% of financing need to order to keep with the import level still exists. We have to change the attitude of preferring the imported goods in order to fill the gap between our import and export. अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज जो है, जो मैं समझता हूँ कि हमें, अगर हम जो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन अननेसेसरी गुड्स या वो जो नमुदुन नमश वाली है, ये ज्वेलरी है, वट जो भी हो सकती है जो जरूरत की नहीं है, उसके ऊपर या तो बैंड लगा दें, या बैंड नहीं लगाती है तो उस पर टैक्स ज्यादा कर दे, है ना। तो उससे ये होगा कि वो इंपोर्ट कम होगी। अच्छा, फिर या वो जो प्रोडक्ट्स है वो पाकिस्तान में खुद उसकी इंडस्ट्री लग जाए। जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग जाएगी, जैसे लगने जा रही है ये सी पैक में, मैंने आपको बताया ना, तो उसमें उस इंडस्ट्री में जब यही मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर हमें वो चीजें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड देखें। गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट अर्न्स एज रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो होती है वो उतना पैसा कमाती है, नहीं कमाती जितना वो खर्च करती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक्स अवे 20% ऑफ नेशनल इनकम एज इट्स ऑन। पाकिस्तान का जो नेशनल इनकम है उसका